नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर एक नज़र डालने वाले हैं। ये नोट्स प्राचीन भारत संगम से चोल साम्राज्य तक शीर्षक के तहत है और ये लूसेंट जीके के पेज 20 से 26 पर आधारित रिवीजन नोट्स हैं। हाँ, और हमारा उद्देश्य नोट्स में दी गई जानकारी को बस पढ़ना नहीं है। हम इसमें कोई भी बाहरी जानकारी या विश्लेषण शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हम इन तथ्यों को जस का तस प्रस्तुत करेंगे एक लॉजिकल फ्लो के साथ। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से। हमारा पहला खंड है संगम युग, दक्षिण भारत का इतिहास। संगम युग। तो सबसे पहले ये संगम शब्द का मतलब क्या है? नोट्स के अनुसार संगम का अर्थ है परिषद या गोष्ठी, मतलब तमिल कवियों की एक सभा। अच्छा, कवियों की सभा। और इन सभाओं को पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला था। हाँ, और कुल 3 संगम हुए थे। राजधानी थी मदुरै। इसी दौर में तमिल साहित्य का एक बहुत ही आधारभूत ग्रंथ लिखा गया, तिरुकुरल, है ना? बिल्कुल, जिसके लेखक थे तिरुवल्लुवर। और तिरुकुरल को तो तमिल भूमि की बाइबिल और 5वां वेद भी कहते हैं। वाह! ये तो बहुत बड़ी उपाधियां हैं। हाँ, ये इस ग्रंथ के महत्व को दिखाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतिहासकार इन 3 संगमों में से केवल तीसरे को ही ऐतिहासिक मानते हैं। अच्छा, सिर्फ तीसरे को? जी। अब आते हैं संगम साहित्य त्रिरत्न पर। त्रिरत्न मतलब 3 प्रमुख रचनाएं। हाँ, इसमें 3 प्रमुख रचनाएं हैं, शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला है शिल्पाधिकारम। इसका लेखक इलांगो हैं। ये कोवलन और कण्णिगी की प्रेम कथा है। और इसे तमिल का राष्ट्रीय महाकाव्य भी कहा जाता है। बिल्कुल। दूसरी रचना है मणिमेखले। इसके लेखक शीतल सतनार हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तीसरी है जीवक चिंतामणि। इसके लेखक तिरुत्का देवर हैं और यह जैन धर्म से संबंधित है। मतलब उस दौर में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रभाव था। हाँ, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं संगमकालीन राज्यों पर। तो इस समय कौन कौन से प्रमुख राज्य थे? इस दौरान 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्या। और नोट्स के हिसाब से इनमें सबसे शक्तिशाली चोल थे और उनके प्रसिद्ध राजा थे करिकाल। सही। तो ये थी संगम युग की संक्षिप्त जानकारी। अब हम अगले बड़े विषय पर आते हैं, गुप्त साम्राज्य। इसे तो भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसके प्रमुख शासकों पर एक नजर डालते हैं। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे श्रीगुप्त, जिनकी उपाधि थी महाराज। लेकिन वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। हाँ, क्योंकि साम्राज्य का असली विस्तार उन्होंने ही किया और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। अच्छा, और फिर आते हैं समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी, और इसका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद? उनके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। चीनी यात्री फाह्यान इन्हीं के समय में आया था, है ना? हाँ, और इनके दरबार में नवरत्न भी थे। और कुमारगुप्त प्रथम ने तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिल्कुल, जो ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। और फिर स्कंदगुप्त, जिनके समय हूणों का आक्रमण हुआ। हाँ, तो शासकों का क्रम कुछ इस तरह था, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और अंत में स्कंदगुप्त। तो ये तो हुई शासकों की बात। अब बात करते हैं गुप्त काल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की। जरूर। सबसे पहले प्रशासनिक इकाई को देखते हैं। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? सबसे बड़ी इकाई थी भुक्ति यानी प्रांत। और भुक्ति के नीचे? भुक्ति के नीचे होता था विषय यानी जिला, जिसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। और सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ये तो काफी सुलझा हुआ गैजा लगता है। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत थी। प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। और सोने की मुद्राओं को दीनार कहते थे। जी, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए थे। ये तो उनकी समृद्धि को दिखाता है। भूमि कर यानी टैक्स के कितना था? भूमि कर उपज का 16वां भाग था। चलिए अब हमारे आखिरी खंड पर चलते हैं, गुप्त काल, विज्ञान, साहित्य और कला। बिल्कुल, इस काल की राजभाषा संस्कृत थी। विज्ञान के क्षेत्र में कौन से बड़े नाम हैं? 2 प्रमुख नाम हैं। पहले हैं आर्यभट्ट। इन्होंने शून्य की खोज की और ये भी बताया कि पृथ्वी घूमती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये क्रांतिकारी खोजें थीं। दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे वराहमिहिर, जो एक खगोल शास्त्री थे। अब साहित्य की बात करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम तो कालिदास का ही है। हाँ, कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम,
और मेघदूतम। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं शूद्रक। इनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। अच्छा, अब कला की बात करें तो नोट्स कहते हैं कि इसी काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा पड़ाव था। 2 प्रमुख मंदिरों के उदाहरण भी दिए गए हैं। जी। पहला है दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा है विष्णु मंदिर, जो तिगवा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए उत्तर भारत से शुरू करते हैं। पहला नाम है वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। हाँ, और इनकी शुरुआती राजधानी थी थानेश्वर, जो आज के हरियाणा में है। एक सीधी सादी शुरुआत लगती है। हाँ, शुरुआत तो सीधी थी, लेकिन इस वंश का सबसे बड़ा नाम हर्षवर्धन कहानी को पूरी तरह बदल देता है। वो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक तरह से उस दौर के ब्रांड थे। ब्रांड कैसे? उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए। कन्नौज? पर थानेश्वर में क्या बुराई थी? देखिए, कन्नौज उस समय गंगा के मैदानी इलाके का सबसे महत्वपूर्ण, यूं कहिए कि रणनीतिक और आर्थिक केंद्र बन चुका था। जो कन्नौज को नियंत्रित करता था, वो पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा बना सकता था। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी महत्वाकांक्षा का ऐलान था। बिल्कुल। लेकिन हर्षवर्धन का रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। इन स्रोतों में एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र है, नर्मदा नदी के तट पर उनकी हार। हर्षवर्धन तो बहुत शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। उन्हें किसने हराया? उन्हें हराया था दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। ओह, इसका जिक्र ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण भारत की शक्तियों के बीच एक सीमा तय कर देती है। ये दिखाती है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य अजेय नहीं था। और दक्षिण में एक और महाशक्ति मौजूद थी। सही कहा। ये तो कमाल का ट्विस्ट है। और इसी दौर में वो मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भी तो भारत आए थे, है ना? बिल्कुल। ह्वेनसांग या श्वेनजांग वो हर्षवर्धन के दरबार में कई साल रहे। उनके लिखे वृत्तांतों की वजह से ही हम आज हर्षवर्धन के समय के समाज, धर्म और प्रशासन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो वो एक तरह से उस जमाने के पत्रकार थे। हाँ, आंखों देखी रिपोर्टिंग करने वाले। लेकिन हर्षवर्धन की कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि वो एक लेखक भी थे। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। एक तरफ वो जंग लड़ रहे हैं, साम्राज्य चला रहे हैं, और फुर्सत में बैठकर नाटक भी लिख रहे हैं। ये उस दौर की एक आदर्श राजा की परिभाषा को दिखाता है। राजा सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का संरक्षक भी होता था। ये एक तरह से अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था। और वो अकेले नहीं थे। नहीं, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिनकी लिखी हर्षचरित और कादंबरी आज भी संस्कृत साहित्य के शिखर माने जाते हैं। हर्षचरित तो खुद हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उसे एक साहित्यिक कृति के साथ साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी बना देती है। तो हर्षवर्धन के दौर में शक्ति का मतलब था तलवार और कलम, दोनों का संतुलन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ और वंशों का भी जिक्र है, जैसे वाकाटक। हाँ, और ये जरूरी है। सत्ता सिर्फ कन्नौज में नहीं थी। उसी दौर में मध्य भारत में वाकाटक वंश उभर रहा था। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे, लेकिन इनकी ताकत का असली अंदाजा इनके सबसे प्रमुख राजा प्रवरसेन प्रथम के काम से लगता है। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? दस्तावेज में लिखा है कि उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 4 अश्वमेध यज्ञ? इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई धार्मिक अनुष्ठान था? ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा जरिया था। एक अश्वमेध यज्ञ करवाने का मतलब था कि आसपास के सभी राजा आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो 4 बार ऐसा करना? 4 बार ऐसा करना मतलब अपनी संप्रभुता का एक ऐसा ऐलान था जिसे कोई चुनौती नहीं दी सकता था। ये एक तरह से उस दौर का सुपर पावर होने का दावा था। और कला में भी इनका योगदान था। मुझे याद है नोट्स में अजंता की गुफाओं का जिक्र था। बिल्कुल। हम आज जो अजंता की गुफाओं की अद्भुत चित्रकारी देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा वाकाटोकों के संरक्षण में ही विकसित हुआ। तो एक तरफ सैन्य शक्ति का चरम प्रदर्शन और दूसरी तरफ कला का इतना गहरा संरक्षण। हाँ, यही इन राजवंशों को महान बनाता है। वाकाटकों के अलावा गुजरात के मैत्रक वंश का भी जिक्र है। इनकी राजधानी वल्लभी थी। और वल्लभी सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, उस दौर में वो शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था कि उसकी तुलना नालंदा से की जाती थी। सच में? हाँ, दूर दूर से छात्र वहां पढ़ने आते थे।
तो देखिए कैसे अलग अलग जगहों पर शक्ति के अलग अलग केंद्र थे। कन्नौज राजनीतिक ताकत के लिए, वाकाटक सैन्य शक्ति के लिए और वल्लभी ज्ञान के केंद्र के रूप में। ये दिलचस्प है। अब तक हमने उत्तर और मध्य भारत की बात की। अब कहानी में दक्षिण भारत की एंट्री होती है और यहाँ एक नाम है पल्लव वंश। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आपको याद है हमने उत्तर में हर्षवर्धन को हराने वाले चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात की थी। हाँ बिल्कुल। अब देखिए सत्ता का समीकरण कैसे बदलता है। दक्षिण के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसी पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया। वाह! ये उस समय के राजवंशों के बीच चल रही जबरदस्त खींचतान को दिखाता है। इस जीत के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि ली, जिसका मतलब था वातापी का विजेता। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। मतलब बदला पूरा हुआ। और नरसिंहवर्मन प्रथम का नाम एक और बहुत मशहूर जगह से जुड़ा है, महाबलीपुरम। सही पकड़ा। महाबलीपुरम के अद्भुत रथ मंदिर और शोर टेम्पल, जिन्हें आज यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, उन्हीं के समय में विकसित हुए हैं। उन्होंने पत्थर को तराश कर कला का एक ऐसा नमूना तैयार करवाया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। और ये परंपरा आगे भी चली। उनके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। और यहाँ भी साहित्य का जिक्र है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन नाम का एक नाटक लिखा। ये किस बारे में था? ये एक व्यंग था। सोचिए, एक राजा उस समय के सामाजिक और धार्मिक आडंबरों पर एक व्यंग्यात्मक नाटक लिख रहा है। यह दिखाता है कि पल्लव शासक सिर्फ मंदिर और शहर बसाने वाले नहीं थे, बल्कि उनमें एक गहरा बौद्धिक और कलात्मक पक्ष भी था। हमने उत्तर और मध्य भारत के कुछ वंशों की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा विस्तार से दक्षिण के चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। लगता है उनके प्रशासन और कला में कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चोल साम्राज्य, जो 9वीं से 13वीं सदी तक चला, कई मायनों में अपने समय से बहुत आगे था। इसके संस्थापक विजयालय थे और राजधानी थी तंजौर। राजराज प्रथम जैसे प्रतापी शासकों के नेतृत्व में चोल साम्राज्य सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा। राजराज प्रथम, ये नाम तो सुना हुआ है। इन्होंने ही तंजौर का मशहूर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था ना? वही, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये चोलों की इंजीनियरिंग, उनकी दौलत और उनकी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इन दस्तावेजों में दो बातें हैं जिन पर चोलों के बारे में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। वो क्या है? पहली, उनकी नौसेना यानी नेवी। चोलों की नेवी इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका और मालदीव को जीता, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य तक अपना प्रभाव फैलाया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सिर्फ अपनी जमीन नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार मार्गों को भी नियंत्रित कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी से उनकी दूसरी खासियत जुड़ी है, उनकी आर्थिक व्यवस्था। इतनी बड़ी नेवी और विशाल मंदिर बनाने का पैसा कहां से आता था? हमारे स्रोत बताते हैं कि भूमि कर की दर उपज का 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा थी। अच्छा, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और स्थिर आर्थिक मॉडल को दिखाता है। ठीक है, तो उनके पास पैसा और सैन्य ताकत थी। लेकिन जो बात चोलों को सबसे अलग बनाती है वो तो उनका प्रशासन का तरीका था। दस्तावेज कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये उनकी सबसे क्रांतिकारी व्यवस्था थी। उन्होंने सत्ता का एक अद्भुत विकेंद्रीकरण किया था। गांवों और शहरों को अपने मामले खुद सुलझाने की आजादी थी। इसके लिए अलग अलग सभाएं होती थी। कैसी सभाएं? 3 मुख्य तरह की सभाओं का जिक्र है। आम गांव की सभा को उर कहते थे। फिर आते थे ब्राह्मणों के गांव, जिन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था। इनकी सभा को सभा या महासभा कहते थे। ये बहुत ज्यादा संगठित होती थी और समितियों के जरिए काम करती थी, जिन्हें वारियम कहते थे। लेकिन क्या ये व्यवस्था सच में इतनी स्मूथली काम करती होगी? मतलब गांव के लोग अपने फैसले खुद ले रहे हैं और राजा बस दूर तंजौर में बैठा देख रहा है। ये तो आज के हिसाब से भी बहुत एडवांस लगता है। ये उन्नत थी जरूर। बेशक राजा का नियंत्रण रहता था, लेकिन रोजमर्रा के काम जैसे सिंचाई की व्यवस्था, न्याय, टैक्स वसूलना, ये सब स्थानीय स्तर पर ही तय होता था। और एक तीसरी इकाई भी थी, नगरम। वो क्या थी? नगरम व्यापारियों के शहरों या कस्बों का संगठन था। ये दिखाता है कि प्रशासन को अलग अलग समुदायों की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था।
इसी से जुड़ा एक और बिंदु है भूमि दान का। इन दस्तावेजों में ब्रह्मदेव और शालाभोग जैसे शब्द हैं। इनका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि उस समय सरकार ब्राह्मणों को, जो अक्सर शिक्षक और विद्वान होते थे, सैलरी की जगह जमीन देती थी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसे ब्रह्मदेव कहते थे। अच्छा। इसी तरह शालाभोग वो जमीन थी जो स्कूलों और कॉलेजों के खर्चे के लिए दी जाती थी। ये एक तरह का प्राचीन एजुकेशनल एंडोमेंट फंड था जो जमीन के रूप में था। 1 मिनट रुकिए। मंदिर, नौसेना, स्थानीय स्वशासन और अब ये विश्व प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां, ऐसा लगता है कि चोल साम्राज्य हर क्षेत्र में एक्सेल करना चाहता था। ये सिर्फ एक राजनैतिक शक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता थी। आपने बिल्कुल सही समझा, और उनकी कला इसका सबसे बड़ा सबूत है। चोल काल को भारतीय कला के इतिहास में कांस्य मूर्तियों का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो नटराज की मूर्ति है ना? हाँ, नृत्य करते हुए शिव की नटराज कांस्य मूर्ति। ये मूर्ति सिर्फ कला का एक नमूना नहीं है, ये धर्म, दर्शन और विज्ञान का संगम है। ये ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र को दिखाती है। ये भारतीय कला का प्रतीक बन चुकी है। और चोलों की कलात्मक सोच के शिखर को दर्शाती है। और उनकी राजकीय भाषा क्या थी? दस्तावेजों में तमिल और संस्कृत दोनों का जिक्र है। ये भी उनकी सांस्कृतिक नीति की गहराई को दिखाता है। उन्होंने स्थानीय भाषा तमिल को पूरा सम्मान दिया, और साथ ही उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत को भी संरक्षण दिया, जो ज्ञान और धर्म की भाषा थी। मतलब वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे और एक अखिल भारतीय परंपरा का भी हिस्सा बने रहे। इन सभी राजवंशों के बारे में जानकर एक बात तो साफ है, ये सिर्फ अलग अलग राजाओं की कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें एक पैटर्न है। बिल्कुल। जैसे चोलों की शक्तिशाली नौसेना और उनकी विस्तृत स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, ये दोनों एक ही साम्राज्य की विशेषताएं थीं। हाँ। तो इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या एक मजबूत और व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन, जहां गांव और नगर अपने निर्णय खुद ले रहे थे, ही एक बड़ी सैन्य और समुद्री शक्ति की नींव रखने में सहायक होता है? ये एक बहुत गहरा विचार है। शायद जब स्थानीय स्तर पर शांति और समृद्धि होती है, तभी एक साम्राज्य बाहरी विस्तार के लिए अपनी ऊर्जा और संसाधन लगा पाता है। एक खुशहाल और आत्मनिर्भर समाज ही एक शक्तिशाली राष्ट्र की बुनियाद हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक महान साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयां जीतकर नहीं बनता, बल्कि वो तब बनता है जब वो अपने लोगों को अच्छी तरह से शासित करना, कला को संरक्षण देना और ज्ञान को बढ़ावा देना सीख लेता है। शायद यही इन सभी स्रोतों का सबसे बड़ा सार है। असली शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि मंदिरों के पत्थरों में, किताबों के पन्नों में और एक सुव्यवस्थित समाज में बसती है।